हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन एनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर संपूर्ण सिलेबस पे आधारित विथ एमसीक्यू क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कुछ चैनल के लिंक दिए गए हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें जाके फॉलो कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हेलो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग NCERT आधारित भारतीय ग्रामीण समाज पर हो, जिसमें जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण एवं जनसंख्यिकी विशेषताएं को पढ़ेंगे। हम लोग जीविका के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रस्तावित रूपरेखा आउटलाइन। ठीक है, प्रस्तावना। भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप। भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था। 2 प्रस्तावना है। ठीक है, उसके अंतर्गत जाति व्यवस्था का उद्गम और परिभाषा, वर्ण और जाति का अंतर, ग्रामीण जीवन में जाति की भूमिका, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तीसरा, सामाजिक स्तरीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ग्रामीण भारत में वर्ग, जाति, लिंग आधारित स्तरीकरण है जिसमें भूमि स्वामित्व, वर्ग संरचनाएं, शक्ति पदानुक्रम और जाति और वर्ण का अंतर संबंध। चौथा, जनसंख्यिकी विशेषताएं डेमोग्राफिक फीचर्स। डेमोग्राफिक फीचर्स में जनसंख्याई संरचना आता है, जन्म मृत्यु और प्रजनन दर आते हैं, लिंग अनुपात आता है और साक्षरता और शिक्षा आता है, और ग्रामीण शहरी प्रवासन आता है। पांचवा, आधुनिकता और ग्रामीण समाज। इसके अंतर्गत औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का प्रभाव आता है, वैश्वीकरण और ग्रामीण परिवर्तन आता है, पंचायत राज और लोकतांत्रिक संस्थाएं आती हैं। भारतीय ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण और जनसंख्यिकी विशेषताएं, इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 1, प्रस्तावना, जिसमें हम लोग प्रस्तावना पहला पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो भारतीय समाज मूलतः ग्रामीण समाज है। ठीक है, ये बात तो सही है। भारतीय समाज क्या है? ग्रामीण समाज है। प्राचीन काल से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास गांव के इर्द गिर्द हुआ है। सही बात है, हम लोग गांव में ही रहते हैं। ऐसे भी भारत को गांव का देश बोला जाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद भले ही नगरीकरण, अर्बनाइजेशन और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से बढ़ा हो, फिर भी भारत में लगभग 2/3 आबादी अब भी गांवों में निवास करती है। यही कारण है कि ग्रामीण समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और सामाजिक विज्ञान में विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, तो हम लोग समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि NCERT बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल, तो उसी के संदर्भ को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें में MCQ क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें, और कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रामीण समाज को समझने के लिए हमें उसकी 3 बुनियादी विशेषताओं पर ध्यान देना होता है। पहला, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। यह भारतीय ग्रामीण समाज की सबसे प्रमुख पहचान रही।
दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण। ग्रामीण जीवन में पदानुक्रम और असमानताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जनसांख्यिकी विशेषताएं, डेमोग्राफिक फीचर। जनसंख्या की संरचनाएं लिंग अनुपात, शिक्षा, मृत्यु दर, प्रवासन आदि होते हैं। ये भी बात सही है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि प्रभुत्व ज़्यादा दिखता है, ठीक है। एक ही कास्ट के लोग ज़्यादातर हावी रहते हैं, तो कास्ट सिस्टम हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, जो सामाजिक स्तरीकरण है, ठीक है, ग्रामीण जीवन में पदानुक्रम और असमानताएं देखी जाती है। मतलब हायरार्की जो होता है वो काफ़ी हद तक देखा जाता है। मतलब वंशज जो चला आ रहा है, ठीक है, उसका बेटा ही, एक ही घर से लोग ज़्यादातर मुखिया बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, तो ये ग्रामीण स्तर में ज़्यादातर देखा जाता है। और संरचनाएं, लिंग अनुपात, शिक्षा की कमी, मृत्यु दर अधिक, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती है गांव में, तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की समाजशास्त्र पुस्तक में बताया गया है कि भारतीय ग्रामीण समाज स्थिर नहीं है, ठीक है, बल्कि लगातार बढ़ता और आत्मनिर्भर ग्रामीण कृषि आधारित था, परंतु अब शिक्षा, संचार और तकनीकी विकास ने इसकी प्रकृति बदल दी है, ठीक है। भाग 2, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम इन रूरल इंडिया। अब देखते हैं जाति व्यवस्था कैसी है गांव में। तो जाति व्यवस्था की परिभाषा। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक संगठन प्रणाली है। यह व्यवस्था मुख्यतः जन्म पर आधारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है और वही उसकी पहचान होती है। उसका सामाजिक दर्जा, पेशा और विवाह के अवसर तक तय रहती है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। जी.एस. घुरे के अनुसार, जी.एस. घुरे ने क्या कहा है कि जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें सदस्यता जन्म से ही निश्चित होती है और जीवन भर वही बनी रहती है। बात सही है, क्योंकि हम लोग जाति चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आजकल जाति कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाओ तो एक बार बन जाता है तो वो अनलिमिटेड वैलिड होता है, और आप किसी भी कास्ट में शादी कर लो पर आपका कास्ट वही रहता है, चेंज नहीं होता है। हाँ, रूल के अनुसार कहा गया है कि आपके अगर किसी दूसरे कास्ट में शादी हो जाता है तो रूल के अनुसार कहा गया है कि आपके बच्चे कोई भी कास्ट को अपना सकते हैं, ठीक है, माता या पिता में, तो वो ऑप्शनल हो जाता है। बट हम लोग जिस कास्ट में जन्म ले लेते हैं वो चेंज नहीं होता है। मैक्स वेबर ने इसे स्टेटस ग्रुप की संज्ञा दी है, जिसमें सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा जाति के आधार पर तय होती है। 2.2 वर्ण और जाति का अंतर। वर्ण और जाति का अंतर बताया गया है। भारतीय परंपरा में दो शब्द मिलते हैं, वर्ण और जाति। वर्ण किसे कहते हैं? तो ये धार्मिक दार्शनिक वर्गीकरण था जिसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति यह स्थानीय और व्यवहारिक व्यवस्था थी जिसमें हजारों उपजातियां बनी हुई हैं। तो कास्ट एक ही होता है, पर उसका कास्ट के अंदर सब कास्ट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वर्ण एक आदर्श था जबकि जाति व्यवस्था हकीकत थी। ग्रामीण समाज में जातियां ही सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। ग्रामीण जीवन में जाति की भूमिका। तो ग्रामीण जीवन में जाति की क्या भूमिका है? तो गांव में जाति व्यवस्था जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रण करती है। पहला, पेशा और व्यवसाय। अब पेशा और व्यवसाय में देखो, परंपरागत रूप से जातियां विशेष व्यवसाय से जुड़ी होती है, जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नई और ब्राह्मण आदि। दूसरा, विवाह संबंध। अधिकांश विवाह जाति के भीतर ही होते हैं। तीसरा,
भोजन और मेलजोल, छुआछूत और क्षुद्र अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध की धाराएं जाति के आधार पर निर्धारित थी। ठीक है, अब तो ये ख़त्म हो गया है, ना के बराबर है, कहीं कहीं होगा मे बी, बट ये नहीं है छुआछूत वाली बात। सामाजिक दर्जा, ब्राह्मण और ऊंची जातियां उच्च पद पर होती थी, जबकि निचली जातियां को हाशिए पर रखा जाता था। पाँचवां, सामूहिक सहयोग, जाति पंचायतें, कास्ट पंचायतें क्या है, ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती थी। ठीक है, तो जाति व्यवस्था और असमानता क्या है, तो जाति व्यवस्था ने ग्रामीण समाज को एक और संगठित किया है, वहीं दूसरी ओर उसमें गहरी असमानताएं पैदा की हैं। ऊंची जातियों को शक्ति, भूमि और संसाधनों पर अधिकार मिला है, नीची जातियों को अपमान, भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा है। छुआछूत जैसी कुप्रथाओं ने सामाजिक एकता को कमज़ोर किया है। स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तन, तो आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और समानता स्थापित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और का अनुमूलन, तो अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में अवसर, ये अनुच्छेद 17 देता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 क्या देता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में अवसर। सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे अम्बेडकर आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती का आंदोलन, महात्मा गांधी के हरिजन उत्थान प्रयास। आधुनिकता और जाति, अब आधुनिकता जाति में क्या है, एनसीईआरटी किताब में बताया गया है कि ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था अभी मौजूद है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। अब जाति केवल जन्म से निर्धारित पेशे तक सीमित नहीं है। शिक्षा और शहरीकरण ने जाति को नए अवसर दिए। जाति अब राजनीतिक शक्ति का एक साधन बन गया है। चुनावी राजनीति में जाति आधारित समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। गांव में जाति पंचायतों की जगह पंचायत राज संस्थान आई है। ठीक है, तो ये सब चेंजेज हुए हैं नए युग के आने से, बट जाति का प्रभाव तो अभी भी है। ठीक है, जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति क्या है, आज ग्रामीण समाज में जाति की स्थिति विरोधाभासी है। एक और जाति आधारित भेदभाव और असमानताएं अब भी कई जगह मौजूद हैं। दूसरी ओर जाति अब सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी और पहचान का साधन बन गई है। भाग 3 में हम लोग भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा क्या है, तो सामाजिक स्तरीकरण इसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कहा जाता है, का अर्थ होता है समाज में लोगों का विभिन्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण और उन्हें अलग स्तर पर रखना। यह असमानताओं की व्यवस्था है। इसमें कुछ लोगों को ऊंचा दर्जा, संसाधन और अधिकार मिलते हैं, जबकि अन्य को कम अवसर प्राप्त होते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार से स्तरीकरण सार्वभौमिक है, लेकिन हर समाज में इसके आधार अलग होते हैं। ग्रामीण भारत में यह मुख्यतः जाति, वर्ण, भूमि, लिंग और शक्ति का पर आधारित होता है। तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में मैं पीपीटी बनाया हूँ। ठीक है, कोई समझने में ऐसा दिक्कत नहीं होगा। इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर लेना। ग्रामीण समाज में स्तरीकरण के मुख्य आधार क्या है,
तो मुख्य आधार है ए जाति आधारित स्तरीकरण। भारतीय गांव में सदियों तक जाति ही सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार रही है। ऊंची जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि को भूमि, मंदिर और पंचायत में शक्ति प्राप्त रही है। नीची जातियां जैसे दलितों, अनुसूचित जातियों को सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। भोजन, विवाह, कुएं, मंदिर और यहाँ तक सड़क प्रयोग तक में जाति भेदभाव दिखाई देता था। ठीक है। वर्ण आधारित स्तरीकरण। अब वर्ण आधारित क्या है? तो वर्ण क्लास का संबंध आर्थिक स्थिति और भूमि स्वामित्व से है। ग्रामीण भारत में भूमिधार, लैंड लॉर्डर, मध्य किसान और भूमिहीन मजदूर तीन बड़े वर्ग बने हुए थे। जमींदार और बड़े किसान न केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे बल्कि राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व भी उन्हीं के हाथ में था। अब लिंग आधारित स्तरीकरण क्या है? तो लिंग आधारित है। ग्रामीण समाज में पुरुषों को उच्च दर्जा और अधिकार प्राप्त रहे हैं। महिलाएं घरेलू काम, खेत मजदूरी और परिवार की देखभाल तक सीमित रही हैं। शिक्षा, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी से उन्हें लंबे समय तक वंचित किया गया है। आज भी गांव में लिंग आधारित असमानताएं गहरी हैं। ठीक है। तो लिंग आधारित समानताएं क्या है? आज भी है गांव में। ठीक है। ये कमा है बट अभी भी मौजूद है। सी धर्म एवं जातीय आधारित स्तरीकरण। अब धर्म के अनुसार क्या है? तो कई गांवों में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के बीच सामाजिक विभाजन पाया जाता है। धार्मिक पहचान कभी कभी सामाजिक दूरी और संघर्ष का कारण बनती है। शक्ति और राजनीतिक पर आधारित स्तरीकरण। अब देखो शक्ति क्या है? तो ग्रामीण पंचायत समिति और स्थानीय चुनावों में जो जाति या वर्ग प्रभावित होता है वही सामाजिक शक्ति भी प्राप्त करता है। ग्रामीण समाज में शक्ति का विवरण असमान है और यह असमानता सामाजिक स्तरीकरण को और गहरा करता है। भूमि और सामाजिक संरचना। तो भूमि और सामाजिक संरचना में देखो क्या है? तो ग्रामीण समाज में भूमि सबसे बड़ा संसाधन है और सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार भी है। भूमि का स्वामित्व ही ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना तय करता है। जमींदार, बड़ी जमीनों के मालिक, गांव के फैसले उन्हीं के अधीन होते हैं। मध्य किसान क्या करते हैं? अपनी ज़मीन पर काम करते हैं और कभी कभी मजदूरी भी लेते हैं। अब भूमिहीन मजदूर क्या है? तो खेतीहर मजदूरी और दिहाड़ी पर निर्भर रहते हैं। तो ये तीन वर्ग हैं। ठीक है। तो भूमि असमान वितरण का परिणाम है। ठीक है। भूमि का वितरण क्या है? समान रूप से नहीं किया गया, असमान है कि सामाजिक स्तर पर असमानता बने रहे। जिनके पास जमीन है वे शिक्षा, राजनीतिक और सामाजिक अवसर पर भी अधिक अधिकार जमा सके। ठीक है। जिनके पास भूमि था तो शिक्षा, राजनीतिक एवं सामाजिक अवसर पर क्या करते थे? अधिकार जमाते थे। जाति और वर्ण का अंतर संबंध। तो भारतीय ग्रामीण समाज में जाति और वर्ण अक्सर आपस में जुड़े रहते हैं। ऊंची जातियों के पास सामान्यतः ज़्यादा भूमि और आर्थिक संसाधन रहे हैं। नीची जातियाँ अक्सर भूमिहीन मजदूर रही है। इस कारण जाति और वर्ण दोनों असमानताओं को एक दूसरे को मजबूत करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में यह संबंध धीरे धीरे बदल रहा है। कई नीची जातियों ने शिक्षा व्यवस्था और राजनीति के माध्यम से ऊंचा दर्जा हासिल किया है। स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। तो ग्रामीण समाज पहले बहुत हद तक स्थिर था। जाति के कारण लोगों की स्थिति जन्म से तय हो जाती थी और बदलाव की संभावना कम थी। लेकिन आज शिक्षा, आरक्षण नीति, ग्रामीण विकास कार्यक्रम
और नगरीकरण और प्रवासन ने सामाजिक गतिशीलता के अवसर पैदा किए हैं। अब कोई भूमिहीन मजदूर का बेटा शिक्षा और नौकरी के माध्यम से ऊंचा दर्जा प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी और असमान है। ठीक है, आज कोई भी जॉब ले सकता है, ठीक है, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, या बड़ी जाति में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या छोटी जाति में आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो कोई भी आज समान रूप से समाज में रह सकता है। इतना तो अधिकार बन चुका है। सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम, अब इसके परिणाम क्या है? तो असमानता और भेदभाव। तो ग्रामीण समाज में गहरी सामाजिक असमानताएं बनी रहती है। सामाजिक संघर्ष, जाति और वर्ण संघर्ष, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन इसी स्तरीकरण का परिणाम है। तीसरा, एकता और सहयोग में बाधा। जब समाज असमान स्तरों में बट जाता है तो सामूहिक विकास मुमकिन होता है। राजनीतिक पे प्रभाव। चुनाव में जाति और वर्ण की अहम भूमिका रहती है। स्तरीकरण में हो रहे परिवर्तन क्या बोलता है? तो एनसीईआरटी के अनुसार ग्रामीण समाज अब स्थिर नहीं है लेकिन परिवर्तनशील है। शिक्षा और मीडिया ने पुराने भेदभाव को चुनौती दी है। पंचायत राज ने महिलाओं और दलितों को नेतृत्व में स्थान दिया है। भूमि सुधार और सरकारी योजनाओं ने गरीब तबकों को कुछ हद तक सशक्त किया है, लेकिन जाति और वर्ण आधारित असमानताएं अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, भाग 4, भारतीय ग्रामीण समाज में जनसंख्यिकी विशेषताएं, डेमोग्राफिक फीचर ऑफ रूरल इंडिया। अब तक हमने जो भी सिलेबस में पढ़ा है, कवर किया है। अब ये जनसंख्यिकी को समझना है। ठीक है, तो प्रस्तावना। तो भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण भारत की जनसंख्यिकी डेमोग्राफी को समझना आवश्यक है, क्योंकि यही आंकड़े हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? तो ग्रामीण समाज की संरचना कैसी है, उसकी संरचनाएं क्या है और विकास योजना किस दिशा में बनानी चाहिए। ये बात सही है, गांव पे ही निर्भर करता है कि हम लोग किस तरह की योजनाओं को कवर करेंगे ताकि पूरा देश उस योजना का लाभ उठा सके। क्योंकि हमारे देश का 69% जनसंख्या कहाँ रह रहा है? गांव में रह रहा है। तो योजनाएं जो बनेगी उन्हें ही देखकर बनेगी। तो एनसीईआरटी, समाजशास्त्र और भूगोल की पुस्तकों में जनसंख्यिकी विशेषताओं को सामाजिक अध्ययन से जोड़ा गया है। ठीक है, ताकि विद्यार्थी को समझ में आए कि आंकड़े केवल संख्या नहीं बल्कि सामाजिक वास्तविकता को बताता है। ये बात। जनसंख्या संरचना अब क्या है? तो उम्र का ढांचा, उम्र के अनुसार से जनसंख्या को डिवाइड किया गया है। ग्रामीण भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, बड़ी संख्या में आबादी 15 से 35 वर्ष की आयु की है, लेकिन शिक्षा और रोजगार की कमी के कारण पूरी क्षमता से योगदान नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, जितना इन्हें श्रम में योगदान देना चाहिए, ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उस तरह का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो भाग है आबादी का 15 से 35 वर्ष की, ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, शिक्षा तो है उनके पास पर रोजगार नहीं है। ठीक है, परिवार और गृह संरचनाएं। परिवार और गृह संरचना क्या है? तो संयुक्त परिवार की परंपरा अब भी कई गांवों में बनी हुई है, लेकिन प्रवासन और आर्थिक दबावों के कारण एकल परिवार बढ़ रहा है।
पहले लोग एक साथ रहते थे, अब धीरे धीरे एकल परिवार का अस्तित्व बढ़ रहा है। ठीक है। निर्भरता और अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो, तो बच्चों और वृद्धों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इस कारण कामकाजी आबादी पर बोझ बढ़ जाता है। हाँ, ये भी बात सही है, निर्भरता जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो ये क्या निर्भर हो गए हैं घरों पे। ठीक है। रोजगार नहीं होने के कारण निर्भरता काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। ठीक है। तो निर्भरता बढ़ जाने से निर्धनता भी बढ़ी हुई है। ठीक है। हमारे देश में गरीबी काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ा हुआ है, इस पोर्शन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। जन्म और मृत्यु दर, अब ये देखो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक जन्म दर अधिक रही है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी रही है। ठीक है। मृत्यु दर में सुधार आया है। ठीक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर अब भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो गांव में शिशु मृत्यु दर क्या है, शहर की अपेक्षा अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं एवं टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजना ने इसमें सुधार लाया है। ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं चली हैं जिसके कारण इसमें कुछ सुधार आया है, बट और सुधार लाने की आवश्यकता है। प्रजनन और परिवार नियोजन, तो ग्रामीण भारत में प्रजनन दर शहरों से अधिक है। शहरों की अपेक्षा में गाँव में प्रजनन दर अधिक है। बड़ी परिवार को परंपरागत रूप से श्रम शक्ति और सामाजिक सुरक्षा का स्रोत माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार नियोजन की जागरूकता बढ़ी है। ठीक है। पहले के लोग बड़े परिवार को महत्व देते थे। ठीक है। उससे क्या होता था कि श्रम शक्ति और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े परिवार को रखा जाता था, पर अब धीरे धीरे लोग परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की ओर बढ़े हैं। तो अब छोटे परिवार भी देखने को मिले हैं गांव में, हम दो हमारे दो, इस टाइप के। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार ने भी प्रजनन दर घटाने में भूमिका निभाई है। तो महिलाएं पहले अशिक्षित काफ़ी हद तक थी, अब उन्हें भी शिक्षा मिला है और रोजगार मिला है, तो ये भी एक प्रभाव डाला है। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो क्या है, तो ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में कुछ बेहतर पाया गया है, लेकिन बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में अब भी असमानता है। भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने लिंग संतुलन को प्रभावित किया है। साक्षरता और शिक्षा, ठीक है, तो ग्रामीण भारत में साक्षरता दर पिछले दशकों में काफ़ी बढ़ी है। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर अब भी अंतर है। कई गांवों में अब भी विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान पर्याप्त नहीं है। डिजिटल शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान ने ग्रामीण शिक्षा को मजबूती दी है। प्रवासन और नगरीकरण, तो ग्रामीण आबादी का एक हिस्सा रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर पलायन करता है। ठीक है। ये बेहतर, गांव में प्रवासन संख्या ज़्यादा है, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ा है इस बात को। ठीक है। तो पर लोग गांव छोड़ कर क्यों जाते हैं, रोज़गार ढूंढने के लिए, शिक्षा का अवसर ढूंढने के लिए, बेहतर जीवन ढूंढने के लिए, क्योंकि गांव में क्या है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो वो तो उन्हें शहर में मिलेगा, तो वो गांव छोड़ कर क्या शहर में चले जाते हैं। प्रवासन के कारण गांव में महिला प्रधान परिवार बढ़ते हैं। ठीक है। प्रवासन मतलब अब पुरुष चला गया है गांव छोड़कर शहर की ओर, तो गांव में क्या है, महिला है, तो महिला प्रधान परिवार क्या हो रहा है, धीरे धीरे गांव में बढ़ रहा है। प्रवासन में गांव को धन प्रेषण मिलता है, लेकिन साथ ही सामाजिक ढांचा बदलता है। स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याएं अधिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आशा कार्यकर्ता जैसे व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभा रही है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों और दवाइयों की कमी गांव में अभी भी बनी हुई है। रोजगार संरचना। तो ग्रामीण समाज का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। अधिकांश लोग कृषि या कृषि आधारित काम, किसान, मजदूर, पशुपालन, शिल्पकार आदि करते हैं। गैर कृषि रोजगार, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, जैसे छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र और ग्रामीण हस्तशिल्प धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गांव में कुछ चेंजेस आए हैं। कृषि पे आधारित रोजगार कमा है, या जो बना हुआ था वो बना हुआ है, पर और भी छोटे छोटे उद्योग गांव में क्या हुआ? लगा हुआ है। जनसंख्याई विशेषताओं पर सामाजिक प्रभाव क्या है? उच्च जनसंख्याएं वृद्धि दर संसाधन पर दबाव बढ़ाती है। निम्न साक्षरता विकास की गति को धीमा करती है। लिंग असमानता महिलाओं के उत्थान में बाधा। परिवर्तन क्या है? गांव में सामाजिक संरचना और श्रम शक्ति को बदल देता है। युवा आबादी, यदि शिक्षा और रोजगार मिले तो यह भारत की ताकत बन सकती है, अन्यथा बोझ। सही बात है कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाए तो क्या होगा? वो तो बोझ बन के रह जाएगा ना, घर का बोझ भी और देश के लिए भी बोझ भी। तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो ऐसी शिक्षा फिर किस काम की, जो उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इस पे काम करना पड़ेगा सरकार को। निष्कर्ष है क्या? ग्रामीण भारत में जनसंख्या एक और चुनौती प्रस्तुत करती है तो दूसरी ओर अवसर। उच्च जनसंख्या और बेरोजगार चुनौती है, लेकिन विशाल युवा आबादी क्या है? अवसर है। स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी समस्या है, लेकिन योजनाओं के माध्यम से इसमें सुधार संभव है। प्रवासन और नगरीकरण गांव में बदल रहे हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। आधुनिक और ग्रामीण समाज, अब देखते हैं प्रस्तावना। तो भारतीय ग्रामीण समाज लंबे समय तक परंपरा और कृषि आधारित जन अर्थव्यवस्था पर टिका रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से पिछले 5 दशकों में ग्रामीण समाज में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, तकनीक प्रगति, संचार क्रांति और वैश्वीकरण ने ग्रामीण जीवन की संरचना और सोच दोनों को प्रभावित किया है। एनसीईआरटी की समाजशास्त्र पुस्तक में बताया गया है कि आधुनिकता केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिकता और जीवन शैली भी बदलाव लाती है। ग्रामीण भारत में यह प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। औद्योगिकीकरण और ग्रामीण समाज, कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण, ठीक है। तो औद्योगिकीकरण और ग्रामीण समाज, इसमें क्या है? पहला, कृषि और औद्योगिकीकरण की ओर स्थानांतरण, जिसमें लिखा है ग्रामीण श्रमिकों का एक हिस्सा कृषि छोड़कर पास के कस्बों और शहर में फैक्ट्रियों और उद्योगों में काम करने लगा है। इससे गांव के पारंपरिक श्रम संरचना बदल गई है। दूसरा क्या है? छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग। तो कई गांव में हस्तशिल्प, डेयरी, पोल्ट्री, हथकरघा और छोटे कारखाने स्थापित हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। महिलाओं की भागीदारी, उद्योग और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। इससे लिंग आधारित भूमिकाओं में धीरे धीरे बदलाव आया है। नगरीकरण और ग्रामीण समाज, इसमें क्या है? तो पहला, गांव शहर संपर्क में वृद्धि हुआ है।
कैसे हुआ है? तो सड़क परिवहन बाजार में विस्तार ने गांव और शहर के बीच दूरी घटा दी है। ग्रामीण लोग अब रोजाना काम और शिक्षा के लिए शहर जाते हैं। जीवन शैली में बदलाव। तो जीवन शैली में बदलाव कैसे आया? तो शहरी संस्कृति का प्रभाव ग्रामीण जीवन में देखने को मिला है। पहनावा, खान पान, शिक्षा और मनोरंजन में बदलाव आया है। गांव का कस्बईकरण, सेमी अर्बनाइजेशन। बड़े गांव अब छोटे कस्बों की तरह विकसित हो रहे हैं। बाजार, बैंक, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो गांव भी अब सेमी अर्बन मतलब छोटे शहर जैसा बन रहा है। ठीक है, कुछ कुछ गांव में बाज़ार अच्छे होते हैं, वहाँ बैंक भी होता है, स्कूल भी अच्छा होता है। ठीक है, अस्पताल की भी फैसिलिटी होती है। तो चेंज हुआ है। वैश्वीकरण और ग्रामीण समाज। तो कृषि का प्रभाव। तो कृषि का प्रभाव क्या है? तो हरित क्रांति और आधुनिक तकनीक के बाद अब वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसान अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों एवं नीतियों से प्रभावित हुए हैं। संचार क्रांति। तो संचार क्रांति आने से क्या हुआ है? मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ग्रामीण समाज को वैश्विक स्तर से जोड़ा है। अब गांव का युवा भी वैश्विक रुझानों और अवसरों से अवगत है। सांस्कृतिक का प्रभाव। तो पारंपरिक त्योहारों, रीति रिवाज और लोक कला अब भी मौजूद है, लेकिन उन पर वैश्विक सांस्कृतिक का अवसर दिखाई देता है। पंचायत राज एवं लोकतांत्रिक संरचनाएं। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या कहता है? तो पंचायत राज संस्थान PRI को संवैधानिक दर्जा मिला है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ने ग्रामीण राजनीति का स्वरूप बदल दिया है। लोकतांत्रिक भागीदारी। तो ग्रामीण लोग अब भी पंचायत और स्थानीय निकायों के माध्यम से निर्णय निर्माण में भागीदारी कर रहे हैं। इससे राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक समानता को बल मिला है। सशक्तिकरण। तो महिलाएं अब ग्राम प्रधान के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग भी नेतृत्व में सामने आ रहे हैं। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो साक्षरता अभियान और विद्यालयों का विस्तार। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार ने ग्रामीण समाज की सोच बदल दी है। अब ग्रामीण परिवार अपने बच्चे, विशेषकर बेटियों को भी शिक्षा दिला रहे हैं। उच्च शिक्षा और प्रवासन। तो कई ग्रामीण छात्र उच्च शिक्षा के लिए शहर और विदेश तक जा रहे हैं। इससे गांवों में नए विचार एवं आधुनिक मूल्य लौट कर आ रहे हैं। सामाजिक जागरूकता। शिक्षा ने जाति आधारित भेदभाव, बाल विवाह और दहेज जैसी प्रथाओं को चुनौती दी है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल भारत। तो आधुनिक तकनीक और डिजिटल भारत से क्या हो रहा है? तो कृषि तकनीक, ट्रैक्टर, बीज, सिंचाई और खाद ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया। डिजिटल सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और ई-गवर्नेंस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदला है। ई-चौपाल और ऑनलाइन मंडियों किसानों को सीधे बाजार से जोड़ दिया है। आधुनिकता को चुनौती। तो असमानता में वृद्धि। आधुनिकता का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। सांस्कृतिक टकराव। परंपरागत मूल्य एवं आधुनिक विचारों के बीच तनाव है। युवा पीढ़ी की दुविधा, शहर की ओर पलायन और गांव में अवसरों की कमी है। ठीक है, पर्यावरण समस्याएं। औद्योगिकीकरण एवं रासायनिक खेती ने पर्यावरण संकट पैदा किए हैं। तो ये 4 पॉइंट किसके हैं? आधुनिकता को चुनौती है। आधुनिकता की चुनौती में ये 4 कारक है: असमानता में वृद्धि, सांस्कृतिक टकराव, युवा पीढ़ी की दुविधा और पर्यावरण समस्याएं। निष्कर्ष। आधुनिक
आधुनिकता ने भारतीय ग्रामीण समाज को कई तरह से बदला है। शिक्षा, तकनीक और राजनीतिक ने कई समान संभावनाएं खोली हैं। महिलाएं और दलित वर्ग अब पहले की तुलना में अधिक सशक्त हुए हैं, लेकिन असमानता, प्रवासन, बेरोजगारी और सांस्कृतिक संकट अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, इस प्रकार आधुनिकता ग्रामीण समाज के लिए दोहरी भूमिका निभाती है। एक ओर विकास और अवसर हैं, दूसरी ओर नई असमानताएं और समस्याएं हैं। निष्कर्ष पुनः रिकैप हम लोग कर लेते हैं। तो अब तक के अध्ययन से हमने भारतीय ग्रामीण समाज को 3 मुख्य आधारों पर समझा है। जाति व्यवस्था, जो सदियों से ग्रामीण समाज का ढांचा रही है। सामाजिक स्तरीकरण, जो जाति, वर्ग, लिंग और शक्ति के आधार पर बना है। जनसंख्याई विशेषताएं, जिसने ग्रामीण समाज की संरचना और समस्याओं को आकार दिया है। साथ ही हमने देखा कि आधुनिकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण ने ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताओं में को पढ़ा है। ठीक है, परंपरा और आधुनिकता का संगम, जिससे ग्रामीण भारत में अब भी पारंपरिक मूल्य एवं आधुनिक विचार साथ साथ मौजूद हैं। जाति का प्रभाव, जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सामाजिक असमानताएं हैं, वर्ण, लिंग, शक्ति आधारित असमानताएं अब भी गहरी है। युवा और महिला शक्ति, शिक्षा, पंचायत राज के माध्यम से नई सामाजिक ताकत उभर रही है। प्रवास, नगरीकरण गांव को बदल रहे हैं और सामाजिक ढांचों में नई चुनौतियां ला रही है। ग्रामीण समाज की चुनौतियां, तो आर्थिक चुनौतियां, जिसमें बेरोजगारी और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों की कठिनाइयां हैं। सामाजिक चुनौतियों में जाति आधारित भेदभाव और असमानताएं हैं। महिलाओं और दलितों के प्रति हिंसा और भेदभाव है। जनसंख्याई चुनौतियों में उच्च जनसंख्या वृद्धि होना है और स्वास्थ्य और शिक्षा का पिछड़ापन होना है। आधुनिकता से जुड़ी चुनौतियों में असमान विकास है, सांस्कृतिक और परंपराओं का क्षरण है, पर्यावरणीय संकट है। भविष्य की दिशा, फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकता है? तो सामाजिक विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग, जाति तक पहुंचना चाहिए। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा, कौशल विकास, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को शिक्षा और कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट पे कार्य होना चाहिए। स्वास्थ्य और पोषण, ताकि मानव पूंजी मजबूत हो सके। समानता और न्याय, जाति, वर्ग, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तकनीकी सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा। पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कृषि और उद्योग को आगे बढ़ाना होगा। समापन विचार क्या है? तो भारतीय ग्रामीण समाज एक सजीव प्रयोगशाला है, ठीक है, की तरह है। यहाँ परंपरा, आधुनिकता, असमानता और समानता, स्थिरता और परिवर्तन सब एक साथ मौजूद है। ठीक है, मतलब समानता भी है, असमानता भी है, ठीक है, आधुनिकता भी है, परंपरा भी है, सब एक साथ है और उसी के साथ डेवलपमेंट भी करना है। एक और यह समाज हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था और परंपराओं से प्रभावित है, तो दूसरी ओर क्या है? सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक, तकनीक एवं वैश्वीकरण से लगातार अपने आप को बदल रहा है। ग्रामीण भारत का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इन दो पहलुओं में संतुलन करके कैसे न्याय संगत, समान और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके आगे MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। इस MCQ क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, ते हुए हम लोग ने
भारतीय ग्रामीण समाज जिसमें जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तर और जनसंख्याई विशेषताओं को पढ़ा है। ठीक है, अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल का बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब कुछ नए नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे जीविका के अलावा भी, जनरल नॉलेज, जीके का और कंप्यूटर, और आने वाले समय में कुछ हिंदी के एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।